नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। कोरोना नाम की यह आपदा अपने साथ साथ कई और आपदाएं लेकर आ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने तो आगाह कर दिया है कि कोरोना की ये भारतीय वेरिएंट बेहद चिंताजनक है। इसकी वजह भी है, कोरोना के साथ साथ म्यूकरमाइकोसिस भी तेजी से अब पांव पसार रहा है। आखिर इस संकट का हल क्या है, इस पर करेंगे हमारे साथ दो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से चर्चा। लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। एक तरफ कोरोना महामारी, तो दूसरी तरफ म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। एक आपदा के बीच ही दूसरी आपदा की दस्तक ने एक नया संकट पैदा कर दिया है। आलम यह है कि देखते ही देखते महाराष्ट्र में म्यूकरमाइकोसिस के 2000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। इंदौर में ब्लैक फंगस के अब तक 11 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि यूपी के मेरठ में म्यूकरमाइकोसिस के 2 मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में इस बीमारी के इलाज के लिए अलग इंतजाम किए जा रहे हैं। अल्टीमेटली राज्य में 2000 के ऊपर माइकोसिस के पेशेंट, म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट हो सकते हैं और मुझे लगता है कि इसकी संख्या बढ़ने की भी अंदेशा या संभावना है। मुझे लगता है कि इसमें इमीडिएट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्पेशल वार्ड्स बनाने के लिए भी। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस नाम की ये बीमारी कोरोना से ठीक हो चुके लोगों या कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों को अपनी चपेट में ले रही है। इस बीमारी के संक्रमित की नाक बहने लगती है, आंखों में सूजन होने लगती है, सिर दर्द और बुखार होने लगता है और नाक और आंख के पास काले धब्बे दिखने लगते हैं। म्यूकरमाइकोसिस कितनी खतरनाक बीमारी है, ये मरीज का एक्सरे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर वक्त पर इलाज नहीं कराया तो न सिर्फ आंखों की रोशनी चली जाती है, बल्कि आंख निकालनी भी पड़ती है। जैसे इंदौर के MY अस्पताल में 2 लोगों की एक एक आंख निकालनी पड़ी। फर्स्ट टाइम मुझे कोविड हुआ था। कोविड से ठीक हुआ, सर में दर्द हुआ मेरा सर। जब सर में दर्द हुआ तो मैंने सर को बोला कि सर में दर्द हो रहा है, तो बोले कोविड के लक्षण हैं, इसमें हो जाता है। छुट्टी यदि घर पर गया तो ये एक आंख में भेनापन आ गया ढेरा, दूसरे दिन बंद हो गई। फिर जांच कराई मैंने तो MRI में आया कि फंगस एक बीमारी होती है, वो फंगस हो गया आपको। तो वो फंगस का इलाज करा, ये सर्जरी हुई है, आँख के पीछे फंगस फैल गया है पूरा और उसका इलाज चल रहा है सर। डॉक्टर बता रहे हैं कि म्यूकर फंगल ने दोनों मरीजों के शुगर लेवल को बढ़ा दिया था, जिसके चलते उनके दिमाग तक फंगल पहुंच गया था। इसलिए दोनों मरीजों की आंख निकालकर उनकी जान बचाई गई। अगर आंखों में सूजन दिख रही है, फेस पे कहीं सूजन दिख रही है, आंख बाहर आने लगी है, या जिसको प्रोप्टोसिस कहते हैं, या पलक का पक्षाघात हो गया है, मतलब पलक नीचे गिर गई है, टोसिस हो गया है, या मुंह के अंदर काले निशान दिखाई दे रहे हैं, या नाक में काला काला दिखाई दे रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंख से आंसू आ रहे हैं, तो ये अर्ली लक्षण है जिसके लिए उन्हें डॉक्टर और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, ताकि ये बीमारी जल्दी से जल्दी पकड़ी जा सके और उसका सही इलाज अर्ली स्टेज में शुरू कर सके। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस नाम की ये बीमारी यूपी भी पहुंच गई है। मेरठ के न्यूटिमा अस्पताल में मुजफ्फरनगर और बिजनौर के 2 मरीज भर्ती हैं, जो कि ब्लैक फंगस के संक्रमण की चपेट में हैं। कोरोना की त्रासदी के बीच ये दोहरा संकट है, जिससे निपटने के लिए अभी से इंतजाम जरूरी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। डॉक्टर संजय राय हमारे साथ जुड़ेंगे कम्युनिटी मेडिसिन एम्स से, डॉक्टर अरविंद कुमार जुड़ेंगे हमारे साथ, आप डायरेक्टर हैं पीडियाट्रिक्स फोर्टिस के। इन दोनों मेहमानों से जानेंगे और कौन कौन से वो मुद्दे हैं, कौन कौन सी वो चिंताएं हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहला है म्यूकरमाइकोसिस, कि आखिर ये कितना खतरनाक है और इससे कैसे बचेंगे, और दूसरा कोरोना के भारतीय वेरिएंट का आखिर तोड़ क्या है, क्योंकि WHO ने इसे अपनी कंसर्न लिस्ट में डाला है और ये भी कहा है कि बहुत तेजी से फैल रहा है। तीसरा,
भारत में बच्चों की वैक्सीन की क्या संभावना है, क्योंकि अब 18 साल तक के लोगों को तो वैक्सीन लग रही है, लेकिन उससे छोटे, उससे कम उम्र के लोगों को, बच्चों को ये वैक्सीन कब तक लगेगी। हमारे साथ डॉक्टर संजय रॉय जुड़ गए हैं इस वक्त एम्स से, कम्युनिटी मेडिसिन से। बहुत स्वागत है आपका संजय राय साहब। मेरा सबसे पहला सवाल म्यूकरमाइकोसिस को लेकर है सर। लगातार चिंता बढ़ती जा रही है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो 2000 से ज्यादा मामले वहां पर हो गए हैं। इंदौर में हम देख रहे हैं, मेरठ में हम देख रहे हैं। ये रुकेगा कैसे सर? क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होंगी? देखिए, ये बिल्कुल चिंताजनक बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और पहले भी इस टाइप के केसेस रिपोर्ट हुए थे जब फर्स्ट वेव में हम सितंबर में थे। उस समय भी पीक था हमारा। जब भी केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो इसकी संभावना इसलिए बढ़ जाती है कई कारणों से। देखिए, कोई भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर बॉडी की इम्यूनिटी जो है लो होती है। किसी भी वायरल इन्फेक्शन के साथ, चाहे वो कोविड का हो या यूजुअली वायरल इन्फेक्शन कोई भी होते हैं, तो शरीर की इम्यूनिटी जो है उस समय थोड़ी लो होती है। और उसमें जो है वायरल इन्फेक्शन या दूसरे इन्फेक्शन, कोई भी अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। उनमें से एक वायरल इन्फेक्शन भी है जी। उनमें से एक फंगल इन्फेक्शन भी है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है। दूसरा, कोविड को इस समय जो प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी सीवियरिटी अगर बढ़ रही है तो हम स्टेरॉइड चलाते हैं। स्टेरॉइड चलाते हैं तो शरीर को जो है आर्टिफिशियली हम उसकी जो है इम्यूनिटी को कम करते हैं। इसीलिए हम कहा जाता है कि स्टेरॉइड का जो है इतना ज़्यादा मिसयूज नहीं होना चाहिए। जहाँ यूज है वहाँ तो करें। जब भी मिसयूज करेंगे तो ज़्यादातर पॉपुलेशन में लोगों की इम्यूनिटी को हम सप्रेस कर देंगे आर्टिफिशियली, और ज़्यादा लोगों को होने का खतरा रहेगा। और जितने ज़्यादा लोगों को खतरा होगा उतनी ही ज़्यादा और तेज़ी से फैलेगा। क्योंकि 1 से 2, 2 से 4 जैसे कोविड फैलता है, इन्फेक्शन इसका भी फैल सकता है। तो बेस्ट वे तो यही है कि शुरू में ही कुछ इस टाइप के कोविड से रिकवर हो रहे हैं, आपको लक्षण आ रहे हैं, अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई, तो तुरंत कंसल्ट करें। जितना जल्दी उसको डायग्नोस कर पाए, जितना जल्दी ट्रीटमेंट कर पाए, उतना ठीक होगा। प्लस जिस हॉस्पिटल में, बड़े सेंटर्स में रेगुलर जो है हमें उसकी सर्विलेंस भी करनी पड़ेगी कि क्या कहीं वहाँ फंगस जो है हमारे उस वातावरण में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, जो पेशेंट को अगर इम्यूनिटी कम हो तो इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये सब मेजर करने पड़ेंगे। और बेस्ट तो यही होगा कि अगर हो भी जा रहा है तो इमीडिएट डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। जी डॉक्टर राय, अहम बातें आप बता रहे हैं और लगातार एक्सपर्ट से इस पर हम चर्चा भी करते रहे। उनका कहना है कि ज़्यादातर का ये कहना है कि खतरनाक तो नहीं है अगर वक्त पर हम इसको डिटेक्ट कर पाए तो। लेकिन मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, जो पेशेंट कोविड से ठीक हुआ है सर, अब वो घर चला गया, अब जो आफ्टर इफेक्ट हो रहे हैं उसको, जो उसको दिख रहा है अपने अंदर लक्षण, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं क्योंकि अभी बॉडी में बहुत वीकनेस है और अभी भी बीमारी से उठ कर आए हैं तो ये उसके लक्षण हो सकते हैं, इसलिए शायद देर ज़्यादा हो जा रही है। देखिए, ये कहना अभी इस वक्त बहुत मुश्किल है। इस पर बहुत ज़्यादा डेटा नहीं अवेलेबल है। बट जैसे कुछ भी इस टाइप का अगर इन्फेक्शन होता है तो अनयूजुअल से सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे अचानक जो है आपकी जो है सब कुछ ठीक हो गया था, खांसी आने लगा है, सांस लेने में दिक्कत होने लगी है, दिखाई देना, कुछ लोगों को जो है अचानक जो है दिखाई देना या ब्लड विजन होना शुरू हो जाता है, फिर दिखाई देना बंद हो जाता है। जब ये आंखों के सामने जो है धब्बे दिखाई देने लगते हैं, ये सब जब सिम्टम आते हैं तो उनको तुरंत जो है डॉक्टर के पास जो है करना चाहिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो है और उनको पता था कि मुझे कोविड हो चुका है। ये यूजुअली नॉर्मल इम्यूनिटी के लोगों में नहीं होता है, बट अगर इम्यूनिटी लो है तो हो सकता है। बेस्ट यही हो सकता है कि उनको जल्दी से जल्दी डायग्नोस करें। जल्दी डायग्नोसिस का कि जब भी इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत जो है डॉक्टर से मिलें कि उसको डायग्नोसिस की जा सके और ट्रीटमेंट समय से शुरू की जा सके। जी सर, एक बात बताइए, अगर किसी ने वैक्सीन लगवा रखी है, दोनों डोज लगवा रखी है, वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी बहुत सारे लोगों को कोविड हो जा रहा है, तो उसी से जोड़कर मैं समझना चाह रहा हूं, क्या उन लोगों को भी ये खतरा हो सकता है? देखिए, खतरा किसी को भी हो सकता है जिसकी इम्यूनिटी कम हो। इसका वैक्सीन से कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद जो मेन होता है, हमारी सीवियरिटी कम हो रही है डिजीज की, कि क्लिनिकल सिम्टम्स कम आ रहे हैं और सीवियरिटी कम हो रही है उससे अगर अनवैक्सीनेटेड ग्रुप से कंपेयर करें। लेकिन 100% सीवियरिटी नहीं खत्म हो रही है, बट उनसे कम हो रही है जिनको वैक्सीन लगा हुआ है। इसलिए वैक्सीन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, तो वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन सीवियरिटी कम होगी जो अनवैक्सीनेटेड ग्रुप से देखें। जहां तक फंगल का ये, कोविड होने के बाद जब आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है
तो चाहे वैक्सीन लगा हो न लगा हो, उसका इससे अभी तक कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है कि वैक्सीन लगने जिनको लगा हुआ उनमें कम होगा, जिनको नहीं लगा हुआ उनमें ज्यादा होगा। इम्यूनिटी अगर आपकी लो है तो कभी भी हो सकता है। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। लक्षण सिर्फ इवन कोविड नहीं, बाकी ग्रुप में भी अगर इम्यूनिटी लो हो, जिनको कोविड नहीं भी हुआ है, बहुत ही लो इम्यूनिटी का हो, उनको भी हो सकता है और होता रहता है। उनको भी हो सकता है, उनको भी अपना खास ध्यान रखने की जरूरत है। ये बहुत अहम बात आपने बताई है सर, क्योंकि अगर इम्यूनिटी लो है तो सिर्फ कोविड पेशेंट्स नहीं, कोविड पेशेंट्स के अलावा जिस तरह से डॉक्टर राय कह रहे हैं किसी को भी हो सकता है। तो इसलिए अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखना बहुत जरूरी है और अगर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, सारे लक्षण बताएं और इलाज अगर समय पर शुरू हो जाता है तो ये बीमारी उतनी खतरनाक नहीं है। और दूसरा अहम मुद्दा जिस पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ डॉक्टर राय, वो है कोरोना का भारतीय वेरिएंट B1617, जिसको लेकर अब WHO भी चिंता जता रहा है, उसको कंसर्न लिस्ट में डाल दिया गया है कि बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो ये कितनी हमारी चिंता और बढ़ाएगा सर? ये तो इसका तोड़ क्या है? देखिए, इस टाइप का जो RNA वायरस है इसमें म्यूटेशंस होते रहते हैं। सो कुछ हमें जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जो म्यूटेशन से जो वेरिएंट आते हैं उनको वेरिएंट कहते हैं, जो नया फॉर्म आता है। सो कुछ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि एसोसिएशन हमें दिखता है कि अच्छा ये शायद इम्यून को इन्वेट कर रहा है, रिस्पांस को, या सीवियरिटी ज़्यादा है, या इसकी जो है ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है। ये सब एक ऑब्जर्वेशन रहता है। उसके बाद इसको और इन्वेस्टिगेट करते हैं और जब ये पाया जाता है कि अच्छा इनमें कुछ ना कुछ, या तो सीवियरिटी ज़्यादा कर रहा है, या इन्फेक्शन की दर ये ज़्यादा कर रहा है, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी है नेचुरल इन्फेक्शन से या वैक्सीन से, उनको बाईपास कर दे रहा है। ये सब अगर हमें कुछ भी एविडेंस मिलते हैं इनमें से कोई भी, तो वह वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाता है, जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट था। अभी तक जो है ग्लोबल लेवल पे 4 वेरिएंट को माना गया है। एक यूके का था जो हमारे हिंदुस्तान में जैसे दिल्ली, मुंबई एंड इसके लिए पंजाब के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। दूसरा है ब्राजील का वेरिएंट और थर्ड साउथ अफ्रीका था। चौथा वेरिएंट जो है जो ग्लोबल कंसर्न है, लोकल कंसर्न जैसे यूएस में 7-8 वेरिएंट है जो उनके लिए कंसर्न है, बट ग्लोबल कंसर्न का वेरिएंट जो है ये इन 4 को माना गया है। वैसे ही जो है हिंदुस्तान में भी इसके अलावा भी वेरिएंट हैं जो हमारे लिए कंसर्न का है और उस पर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे एक जो है 618 B1618, ये वेरिएंट जो है भी हमारे लिए कंसर्न का, बट अभी ग्लोबल लेवल पे कंसर्न का नहीं बना हुआ है। तो जब भी इस टाइप के वेरिएंट, न्यू वेरिएंट डिटेक्ट होते हैं जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इससे जो है जैसे अभी जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है इसकी ये देखी गई है कि ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। शायद अभी पूरा डेटा नहीं है, बट मॉर्टेलिटी कम नहीं है पुराने अगर वेरिएंट से देखें, ज्यादा हो सकती है, बट इस पे और भी डेटा की जरूरत है, एनालिसिस की जरूरत है। जैसे अभी अगर हम बात करें डेथ रेट्स जो है पंजाब में या महाराष्ट्र में थोड़ा ज्यादा था शुरू में, तो क्या इसका रीजन ये वेरिएंट है हमारा, क्योंकि दोनों जगह जो है यूके वाला वेरिएंट था। तो इसलिए हमारे लिए इसका इंपॉर्टेंस बन जाता है और इसको लगातार जो है मॉनिटर करते रहने की जरूरत है। क्योंकि अगर ये बाईपास कर रहा है, मान लीजिए नेचुरल इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है या वैक्सीन से की इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है, तो फिर वैक्सीन देने का कोई फायदा नहीं होगा। किसी को पहले से इन्फेक्शन हो गया, जो हम कहते हैं कि वह बेटर प्रोटेक्टेड है आज के समय में, वह जो है उसको बाईपास कर देगा, तो फिर किसी भी स्तर का सर्ज आ सकता है कि नंबर ऑफ केसेस जब कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि वह एंटायर पॉपुलेशन उसके लिए ससेप्टेबल हो सकता है फिर से। तो इसलिए जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न पे जो है ध्यान रखना होता है और उसकी मॉनिटरिंग हमेशा करनी होती है। सर एक चीज मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि WHO भी अब इसको लेकर बहुत चिंता जाहिर कर रहा है, तो जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा अभी है इस वेरिएंट के हिसाब से जो हम अपने मरीजों को दे रहे हैं, क्या वो बिल्कुल ठीक है या उसमें और कुछ बदलाव होने की जरूरत है ताकि मरीज हमारे जल्दी ठीक हो? क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं डेथ रेट भी बढ़ा हुआ है और उसका स्प्रेड भी उसी हिसाब से बढ़ा हुआ है, तो चिंता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है सर। हाँ, होनी भी चाहिए। देखिए, जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न होते हैं वह या तो जैसे मैंने पहले बताया कि सीवियरिटी बढ़ाते हैं या आपके इन्फेक्शन के रेट बढ़ा देते हैं कि ज्यादा लोगों को एक साथ इन्फेक्शन कर दे रहे हैं, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है उसमें चेंज करने की जरूरत होती है, जो ड्रग्स हैं उनको जो है इफेक्टिव नहीं रह गया है, या इम्यूनिटी को बाईपास कर रहे हैं। जहां तक आपने पूछा ट्रीटमेंट का, जो भी गाइडलाइंस है सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। इस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इस वायरस का अभी तक कोई नहीं है।
चाहे वो रेमडेसिविर हो या कोई भी ड्रग जो है स्पेसिफिक इस वायरस के लिए जो है इस वायरस को किल कर दे। अभी तक हमारे पास दुनिया में कोई ड्रग नहीं आई हुई है जो वायरस पे बहुत ही कारगर हो, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो। कई ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, इमरजेंसी यूज़ में उनको किया गया है। इन्वेस्टिगेशनल ड्रग रेमडेसिविर इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है और इसमें भी अभी भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट वही है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो ऑक्सीजन देंगे, अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है तो स्टेरॉइड देंगे। इसीलिए जो स्टेरॉइड का बार बार हम लोग कहते हैं कि मिसयूज नहीं होना चाहिए। मिसयूज के कारण से जो है इस टाइप के फंगल इन्फेक्शन सब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसका मिसयूज ना हो। बट स्टेरॉइड जो है मिरेकल ड्रग है, बहुत से लोगों की लाइफ बचा रही है, पूरी दुनिया में बचा रही है जब से स्टेरॉइड का यूज शुरू किया गया है। बट मिसयूज जो है वो खतरा भी कर सकता है, डेथ भी हो सकती है ज्यादा। कोविड से भी अगर पहले हम बहुत जल्दी हम शुरू कर देते हैं या इस टाइप के इन्फेक्शन और ये करके बाद में कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। तो जहां तक मैनेजमेंट की बात है, मैनेजमेंट लेवल पे कोई अंतर नहीं है। हाँ, कंट्रोल लेवल पे जरूर अंतर पड़ सकता है इसका जो है, अगर वैक्सीन की इम्यूनिटी पे कोई इफेक्ट है उसका या आपका जो है ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है तो कंट्रोल स्ट्रेटजी जो हमारी है उस पे इफेक्ट आएगा। बट मैनेजमेंट केस मैनेजमेंट पे इसका अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सर, अपने देश में जो वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं कोविशील्ड कोवैक्सीन, हम अगर इस वेरिएंट के लिहाज से मैं वो समझने की कोशिश करूं, आप शायद सबसे बेहतर बता पाएंगे इस वेरिएंट पर वो वैक्सीन कितनी कारगर है सर? हाँ, देखिए, ये जितने वेरिएंट हैं इनमें इस वायरस में 4 प्रोटीन होते हैं, स्पाइक प्रोटीन, एन प्रोटीन, ई एंड एम, इन्वेलप और मेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब ये 4 प्रोटीन होते हैं जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनते हैं। जब नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज बनता है, इन सब के अगेंस्ट बनता है और काफी अच्छी मात्रा में, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन बार बार आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है तो बनता है इसके अगेंस्ट। तो कोई भी वेरिएंट आता है तो इसलिए जिनको नेचुरल इन्फेक्शन होता है वो अभी तक सक्षम है उनको न्यूट्रलाइज करने में। अगर उनको इन्फेक्शन होता भी है तो भी वो उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, सीवियरिटी नहीं होती है नेचुरल इन्फेक्शन के बाद। लेकिन जब वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, शरीर में जाता है, वो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। जो कोवैक्सीन है वह चूंकि होल विरियन किल्ड है तो उसी वायरस को किल करके दे रहे हैं, तो ये कैपेबल है हर तरीके का एंटीबॉडीज बनाने में। अब किस लेवल तक प्रिवेंट करेगा वो तो समय बताएगा, बट थ्योरेटिकली कह सकते हैं कि वह जो है प्रिवेंट करने में सक्षम है। सर, वैक्सीन पर ही बात कर रहे हैं, वैक्सीन पर आप जानकारी दे रहे हैं, माफी के लिए रोक रहा हूं, माफी के साथ रोक रहा हूं। भारत में अब बच्चों की चिंता सबसे ज्यादा है, बच्चों को लेकर वैक्सीनेशन की संभावनाएं क्या देख रहे हैं सर? क्योंकि अब यूएस में फाइजर और बायोएनटेक की जो वैक्सीन है उसको मंजूरी दे दी है 12 से 15 साल के बच्चों के लिए। देखिए, यूएस की पॉलिसी क्या होती है उस पर तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। किसी भी देश में किसी भी जगह पे किसी भी ड्रग के लिए वैक्सीन की क्यों जरूरत होती है उसके क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। या तो वो ड्रग या वैक्सीन इन्फेक्शन रोक रहा है या सीवियरिटी रोक रहा है। इन्फेक्शन रोकने में बहुत कारगर ये नहीं है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। सीवियरिटी रोकने में अभी तक हमारे यहाँ क्या संभावना है सर उस पर? बच्चों में अगर हम देखें, हाँ, तो मैं अपने यहाँ ही आ रहा हूँ। अपने यहाँ की मैं बात करूँ तो अभी तक जो ग्लोबल डेटा है 15-16 करोड़ लोगों को रिपोर्टेड है कि इन्फेक्शन हो चुका है। एक्चुअल नंबर उससे कई टाइम ज्यादा होगा, बट इतने तो आइडेंटिफाइड केसेज हैं। उनमें अभी भी माना जाता है, जो भी एविडेंसेज है, कि बच्चों में ये सीवियर डिजीज नहीं है। अब सीवियर जो है एल्डरली को मॉर्बिड कंडीशन के साथ ज्यादा है, उसके बाद थोड़े से जो है उससे लोअर एज ग्रुप में आया है, लेकिन अभी भी नहीं है। तो अगर सीवियरिटी नहीं है किसी डिजीज में, तब तक कोई नया वेरिएंट आ जाता है, सीवियर हो जाता है, तब अलग बात हो सकती है। आज की डेट तक जो एविडेंस है, और हमें एविडेंस बेस्ड बातें करनी चाहिए, तो मैं नहीं समझता कि आज की डेट में जो है कोई जस्टिफिकेशन है बच्चों को देने के लिए। इट्स नॉट ए वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे कि बच्चों को देके हम जो है कुछ करने वाले हैं। कोई असर नहीं पड़ने वाला है बच्चों को देने के बाद, अगर एविडेंस की मैं बात करूं। ठीक है, पॉलिसी बच्चों को देने से क्यों, देखिए बच्चे जो है ऐसा नहीं मान सकता इन्फेक्टेड नहीं है। दिल्ली का सीरो सर्वे बताता है, जो कि बेस्ट एविडेंस होता है, कि करीब 60% बच्चे, मतलब बड़ों से ज्यादा, करीब 52-53% एडल्ट ये थे, बट बच्चे जो है करीब 60% थे। तो बच्चों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, और ये माना जाता है आज की डेट तक जो एविडेंसेज हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन उनको सारे वेरिएंट से बेटर प्रोटेक्शन दे रहा है, इन्फेक्शन से भी, और सीवियरिटी तो ऑलमोस्ट न के बराबर है। तो अभी बात तक आप कह रहे हैं सर, इस समय की में थोड़ा कमी है, बच्चों का नहीं बनता।
समय की थोड़ा कमी है, अहम बात आप कह रहे हैं। डेटा के हिसाब से थोड़ा इंतजार करना होगा और उसके बाद ही आगे बेहतर तरीके से चीजें निकल पर आ पाएंगी। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर राय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग की है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मराठा समुदाय को शिक्षा में 12 और नौकरी में 13% आरक्षण देने की मांग उनकी तरफ से चिट्ठी में की गई है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि मराठा समुदाय को पिछड़ा घोषित किया जाए और यह आरक्षण उनको दिया जाए। इसके लिए उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग की है। चिट्ठी में उद्धव ठाकरे ने जिक्र किया है कि मराठा समुदाय को शिक्षा में 12% और नौकरी में 13% आरक्षण दिया जाए। ये मांग उन्होंने अपनी चिट्ठी में की है। और रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। रौनक, क्या है पूरी जानकारी? अजीत, देखिए, कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार का एक शिष्टमंडल जो है वो उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मुलाकात की है। मुख्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण रद्द करने के फैसले के बाद अब पूरा अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास है। राज्यों के पास 102वीं संशोधन जो कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसके बाद राज्यों को किसी भी समाज को आरक्षण देने का अधिकार नहीं है। लिहाजा राज्यपाल को आज राष्ट्रपति के नाम का एक पत्र सौंपा गया है और केंद्र सरकार से भी राज्यपाल के जरिए ये दरखास्त की जा रही है कि जल्द से जल्द मराठा आरक्षण के संदर्भ में जो एक मत से लिया हुआ महाराष्ट्र विधानसभा का निर्णय है उसमें केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए महाराष्ट्र के मराठा समाज को आरक्षण जो है वो दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा है कि वो जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस संदर्भ में मुलाकात करेंगे दिल्ली में जाकर अपने साथियों के साथ। जी, बहुत धन्यवाद आपका रौनक इस पूरी जानकारी के लिए।